नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अगले चैप्टर के तहत आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में सूखा। सूखे को हम मरुस्थलीयकरण भी या अकाल के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मरुस्थल कहते किसे हैं। मरुस्थल वास्तव में एक महान बालू का भूभाग है जहाँ जल की धाराओं का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। मरुस्थल को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा स्थलीय भूभाग जिसकी दशाएं या लक्षण उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, उच्च दैनिक तापांतर, अल्प वर्षा तथा वर्षा की तुलना में अधिक वाष्पीकरण, सापेक्षिक आर्द्रता की कमी, तीव्र वायु गति, अल्प व विरल वनस्पति, बालू का विस्तार, सतही जल का अभाव व भूमिगत जल अत्यधिक गहराई पर, अन्न उर्वर भूमि या मिट्टी या कम उपजाऊ मिट्टी, भौतिक अपक्षय की अधिकता आदि है। तो जलवायु की दृष्टि से हम राजस्थान की बात करें तो मरुस्थल जो राजस्थान का है वहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ गर्म मरुस्थल है राजस्थान का, तो यहाँ का तापमान उच्च रहता है, शुष्कता अधिक रहती है, उच्च वायु वेग रहता है और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की रेगिस्तान नियंत्रण कार्य योजना के अनुसार मानवीय कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क आर्द्र क्षेत्रों में बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। तो हमारे जो मरुस्थल की अगर हम अन्य मरुस्थल से तुलना करें तो हमारा मरुस्थल बहुत छोटा है। मरुस्थल जो विश्व में अधिकांशतः एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी के 35% भूभाग पर फैले हैं। लेकिन बात एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की करें तो यहाँ पर लगभग 70% भूभाग पर टोटल मरुस्थल जो है विश्व के वो यहाँ पाए जाते हैं। अब हम हमारे थार के मरुस्थल की बात कर लें तो भारत का उत्तर पश्चिमी भूभाग भी थार के मरुस्थल के रूप में विद्यमान है, जो विश्व के मरुस्थलों का ही एक अंग है। यह 650 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल के नाम से विख्यात यह मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। कुल मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में है और शेष बचा हुआ भाग जो है वो पाकिस्तान में है। राजस्थान में यह मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 1,96,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राजस्थान के लगभग 58 से 60% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें अगर आबादी की भी बात करें तो राज्य की 40% आबादी भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है। अगर राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो राजस्थान के 12 जिले इस मरुस्थल के अंतर्गत मान सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, पाली, चूरू, सीकर एवं झुंझुनू, ये 12 जिले इस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। थार मरुस्थल में बालू का अत्यधिक विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे रेत के विशालकाय टीले जो लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक लंबे हैं और 8 से 35 मीटर तक ऊंचे हैं। मरुस्थलीयकरण राजस्थान और समाधान। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल के कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसका समाधान क्या है। संपूर्ण विश्व भौगोलिक दृष्टि से भिन्न भिन्न स्वरूप में अवस्थित है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर और मरुस्थल मुख्य हैं। इन्हीं में से मरुस्थल एक परिस्थिति की दृष्टि से प्रतिकूल भूभाग होते हैं। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मर्त्य भूभाग। मर्त्य भूभाग अर्थात वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव हो, साथ ही वहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों व नमी का अभाव भी होता है। जैविक तत्वों एवं नमी के अभाव से मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति भी विकसित नहीं हो पाती है। मरुस्थल शब्द अरबी के सखरा शब्द का अनुवाद है, सहारा शब्द का बहुवचन है। तो इस तरह से हमें जाना कि मरुस्थल कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थल के लक्षण क्या होते हैं। तो मरुस्थल के मुख्य लक्षण वर्षा का अभाव या आवश्यकता से बहुत कम वर्षा होना, उच्च मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। वहीं शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान कम रहता है लेकिन बारिश वहाँ भी नहीं होती है। मिट्टी में जैविक तत्वों का अभाव अथवा न्यूनता अर्थात उर्वरता नहीं के बराबर होती है। जल अभाव के कारण पशुओं के लिए चारे का उपलब्ध नहीं रहना, वनस्पति के अभाव के कारण वन्य जीवों का भी अभाव होता है।
ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी की कमी, निरंतर सूखा पड़ना, खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होना। तो इस तरह से हमने जाना कि हम मरुस्थल कहेंगे किसे। अब हम सीधे हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि राजस्थान का थार मरुस्थल। थार का मरुस्थल हमारे पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल के विषय में एक कहावत है कि यहाँ पानी को भी प्यास लग जाती है, यानी इतना अधिक सूखा यहाँ पर पाया जाता है कि कहावत के रूप में हम कह सकते हैं कि पानी को भी प्यास लग जाती है। राजस्थान में जो मरुस्थल के कारण हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान मरुस्थल किस कारणों से हुआ है? तो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। गत 70 वर्षों से थार मरुस्थल की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1901 में जहां यहां की आबादी 35,70,000 थी, वही बढ़ते हुए 1971 में 1,02,50,000 हो गई। और उसी को अगर हम अभी, हालांकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है, लेकिन आज के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। मरुस्थल होते हुए भी यहाँ की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। दूसरा कारण हम कहेंगे अनियंत्रित पशु चराई तथा पशु संख्या में वृद्धि। जहाँ जनसंख्या हमारे यहाँ पर अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक पाई जाती है, वहीं पशुधन भी यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। पशुपालन तथा पशुचारण राजस्थान के निवासियों की आजीविका का प्रमुख माध्यम है। यहाँ जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ पशुओं की जनसंख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। रेगिस्तान में जितना भी क्षेत्र प्रतिबंधित चरागाह था, उस पर पशुचारण का असहनीय भार बढ़ गया। 1951 में जहाँ यहाँ पर पशुओं की आबादी 1 करोड़ के आसपास थी, वहीं 1971 में ये 1,70,00,000 के आसपास हो गई। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पशुओं की जो आबादी है वो 4 करोड़ से कम नहीं है। तीसरा कारण हम बात करते हैं वनों का विनाश। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप मरुस्थल थार क्षेत्र से आगे बढ़कर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लांघता हुआ पूर्व में भी बढ़ रहा है। ये 5,680 वर्ग किलोमीटर अरावली से पूर्व की तरफ भी मरुस्थल बढ़ चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में वन क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र का 18% था, जो 1971 में घटकर 1.88% रह गया। और उसी गति से बढ़ता घटता वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये 1% से भी राजस्थान में कम वन क्षेत्र अब पाया जाता है। सबसे प्रमुख कारण जो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, और वो है जलवायु में परिवर्तन। अगर राजस्थान की आज से 5,000 वर्ष पूर्व की जलवायु की हम बात करें तो यहाँ पर हरियाली या यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि ये मरुस्थल है, और न केवल मरुस्थल है बल्कि दिनों दिन पूर्व की ओर ये बढ़ता जा रहा है। ये राजस्थान को लांघता हुआ अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। तो राजस्थान में सारे पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वन विनाश द्वारा राजस्थान की जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका है। अगर हम वर्तमान की ही बात कर लें, 5,000 साल पूर्व की बात छोड़िए, तो 1973 में राजस्थान में औसत वर्षा के दिनों की संख्या 101 दिन होती थी। 1985 में ये घटकर 64 दिन रह गई, और वर्तमान समय में ये घटते घटते मात्र 50 दिन के आसपास रह गई है। इसी तरह से अगले कारण की हम बात करें तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट। जिस प्रकार से जनसंख्या और पशु संख्या की वृद्धि हो रही है, उसी तरह से जल का दोहन अत्यधिक तेजी से हो रहा है। जो विश्व की संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, उसने तो पूरे विश्व में ही जो सबसे अधिक जल दोहन का चित्रण जब किया, मानचित्र जब बनाया, तो पाया कि सबसे अधिक जो जल का दोहन वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में हो रहा है। तो अब आप देखिएगा, तो राजस्थान में भूमिगत जल स्तर में गिरावट। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा में कमी आने से भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है। भूमिगत जल स्तर के नीचे जाने से कुआं द्वारा सिंचित कच्ची भूमि भी बहुत कम हो गई है, और यह बंजर भूमि में परिवर्तित होती जा रही है, जो कि मरुस्थलीकरण में एक सहायक तत्व है। इसी तरह से अकाल व सूखे की मार, ये एक मूल कारण राजस्थान में सूखे का रहा ही है कि राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र में हुए विनाश व पर्यावरण असंतुलन के कारण संपूर्ण प्रदेश को निरंतर सूखे व अकाल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हर प्रति दूसरे वर्ष राजस्थान के किसी क्षेत्र में अकाल पड़ ही जाता है, बारिश नहीं होती है। या यूँ कहें कि प्रति दूसरे वर्ष नहीं बल्कि 4-5 सालों में एक साल अच्छी बारिश होती है और बाकी के साल जो है वो सूखे ही निकलते हैं। इसी तरह से भूख शरण व गाँव के दर में वृद्धि, हमारी मिट्टी जो है वो लगातार अनुपजाऊ या बंजर भूमि में परिवर्तित होती जा रही है। अगला कारण है क्षारीकरण। क्षारीकरण का अर्थ है कि हमारी मिट्टी जो है वो
नमकीन भूमि के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसी तरह से कुछ अन्य कारण भी हम कह सकते हैं कि वायु व जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक सिंचाई, लवणता और जलमग्नता, औद्योगिक कचरे से भूमि को प्रदूषित किया जाना और खनन, ये कुछ अन्य कारण हैं जो हमारे मरुस्थलीकरण के लिए सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण का हमारे राजस्थान के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मरुस्थलीकरण या सूखे का प्रभाव न केवल राजस्थान के जनजीवन व पर्यावरण पर पड़ रहा है, अपितु संपूर्ण देश के जनजीवन व समूची मानव सभ्यता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान तथा समीपवर्ती राज्यों के पर्यावरण तंत्र में गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। हम देख लेते हैं कैसी कैसी समस्याएं। पहले, अरावली पर्वतमाला के विभिन्न अंतरालों से व्यापक रेत का बहाव पूर्व की तरफ हो रहा है। बहती हुई हवाओं तथा जल द्वारा मिट्टी की तीव्रता से कटाई हो रही है। मरुस्थल के तीव्र प्रसार से वनों का तीव्र विनाश हो रहा है। नदियों तथा झीलों में गाद का भराव हो रहा है। भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक गिरावट हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। पेयजल स्रोत सूखते जा रहे हैं। जलाऊ लकड़ी जो है उनका भी अब अकाल पड़ गया, क्योंकि जब जंगल ही नहीं बचे, पेड़ ही नहीं बचे, तो जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी। सारी ये बंजर भूमि का विकास हो रहा है। चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है और निरंतर हमारे यहाँ पर अकाल की विभीषिका बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए, कि हम इस मरुस्थलीकरण का रोकथाम किस प्रकार से करें। क्या ये राजस्थान में इसी प्रकार से मरुस्थल का विस्तार बढ़ता रहेगा? नहीं, हम कुछ उपाय के द्वारा इसको रोक सकते हैं। वो उपाय कौन कौन से हैं देखिए। मरुस्थलीकरण केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, बल्कि ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा पड़ोसी गुजरात राज्य में भी समस्या बनती जा रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि अरावली पर्वतमाला जो एक इसके लिए प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करती है। अब अरावली पर्वतमाला जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे घटती जा रही है। उसके गैप जो हैं, अंतराल जिसको हम बोलते हैं, उनसे होकर मरुस्थल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, घने पादप सुरक्षा पट्टियों के रूप में पेड़ लगा दी जाएं, जिससे कि मरुस्थल के रूप में जो पूर्व की ओर के प्रसार हो रहा है वो रुक जाए। तो अरावली पर्वतमाला में 10 किलोमीटर की चौड़ाई में, यानी कि जहाँ जहाँ पर गैप हैं या अरावली पर्वतमाला के ढाल हैं, वहाँ पर अगर हम 10 किलोमीटर की चौड़ाई में सघन वृक्षारोपण कर दें तो हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा है कि राजस्थान एवं समीपवर्ती जो राज्य हैं जहाँ पर मरुस्थल की समस्या है, वहाँ पर हमें सघन वृक्षारोपण किए जाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाकर ही हम मरुस्थल या इस शुष्कता को रोक सकते हैं और कोई चारा नहीं है। ऐसे ही राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी भूभाग, वहाँ पर चूँकि अब इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पीने के पानी या मीठे पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो उस क्षेत्र में भी एक लंबी पट्टी के रूप में हमें वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। जल व मिट्टी संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वृक्ष लगाए जाएं और इस पर लगाम या इस पर रोकथाम की जाए। ऐसे ही अगर और प्राकृतिक अवरोध, कृत्रिम अवरोध की हम बात करें, कृत्रिम अवरोध की बात करें, तो आंधी व तूफान द्वारा जो रेत का बहाव पूर्व की ओर हो रहा है, वहाँ पर 2-2 मीटर ऊंची लोहे की चादर लाइन में खड़ी कर दी जाए, या यूँ कहें कि दीवार बना दी जाए, जिससे कि रेत आगे न बढ़ सके। ये भी एक कृत्रिम कारक हो सकता है। और जब हम बात करें पेड़ों की, तो हमें यहाँ पर ऐसे पेड़ लगाए जाने चाहिए जो मरुस्थल में या मरुस्थल की जलवायु में सहायक होते हैं, वहाँ पर वो उग सकें, वहाँ पर वो पनप सकें, जैसे खेजड़ी, फोग, रोहिड़ा, कैर, कुम्मर, सिरस, नीम, कैर, जाल, बोरडी। तो ये मरुस्थलीय प्रकृति के पेड़ हैं जो आसानी से यहाँ पर पनप सकते हैं। इसी तरह से जो वृक्षों को काटा जा रहा है उस पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं वो जलाऊ लकड़ी के समस्या को दूर करने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, या यूँ कहें कि भवन निर्माण के लिए पेड़ों को काट देते हैं। तो हरे पेड़ को न काटा जाए, इसकी सुनिश्चितता की जाए। ऐसे हम बात करें तो पशुओं को जो अनियंत्रित चराई हो रही है, जो छोटे पेड़ों को पशु खा जाते हैं, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। रेत के टिल्लों का स्तरीकरण स्थिर हो सकें उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। नए चारागाह क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाना चाहिए। किस विमानों से बीज बुआई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विमानों से बीज डाल सकते हैं बारिश से पहले, ताकि वो पेड़ का रूप ले सकें। ऐसे ही वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी की जुताई की जानी चाहिए, ताकि मिट्टी जो है वो उखड़ न सके और हवा के साथ ही उड़ न सके। सिंचाई के लिए पानी का सही उपयोग, जैसे फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम, जिसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, उसको काम में लेना चाहिए। खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये
कुछ प्रभावी कार्यक्रम हम कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने प्रयास किया भी है, जैसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम स्वतंत्र 78 में शुरू किया, ऐसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो 74-75 में शुरू किया। तो ऐसे ही प्रयासों को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, जिससे राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात हम पा सकें। तो आशा है विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।